देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार 2014 में उन्नत भारत अभियान के तहत किसान की आय को दुगना करने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, उसी मुहिम के तहत आज हम बात करते हैं सीकर जिले के कटलातर गांव निवासी कान सिंह निर्माण से और उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से एक जो किसान की जो आय दुगनी है उसको दुगनी न करके उन्होंने 10 गुना उसको बढ़ाया है और आज वो एक लोगों के लिए रोल मॉडल किसान के रूप में जाने जाते हैं। और हम बात करते हैं कि अभी जो उन्होंने जो यहाँ अपने जो दानी है उनकी उनमें उन्होंने क्या क्या कर लगा रखे हैं, क्या उन्होंने विकसित किया है और अलग जो बाकी के जो किसान हैं उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनका पूरा परिचय अभी देखेंगे हम आपके सामने। जी सर, आप ये बताइए कि आपने ये जो स्टार्ट किया है ये कब से स्टार्ट किया, आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मैं करीब 17-18 साल पहले इस एक पेड़ के नीचे मेरी पत्नी और बच्चों के साथ में आके बैठा था। 1 रुपया कमाने में कहीं बाहर नहीं गया और न मैं कभी नौकरी करने गया न कोई व्यापार करने बाहर गया। मैंने इस खेती धरती माता के सीने को चीर के और इसमें धरती माता से ही जो है पलवित और पोषित हुआ। और आज मैं जो है पूरे देश भर में भ्रमण करता हूँ। पूरे देश और दुनिया के 13 देशों से लोग मेरे पास यहाँ आते हैं, खेती सीखने आते हैं, खेती समझने आते हैं और नेचर में जीवन कैसे जिया जाए इसको देखने के लिए आते हैं। मेरा ये मानना है कि दुनिया में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत जो है 87% देखने से आता है। सुना हुआ भूल सकते हैं आप, पढ़ा हुआ भूल सकते हैं, लेकिन देखा हुआ कभी नहीं भूल सकते। तो इसका एक मॉडल मैंने खड़ा किया है जिसको आज के समय में पूरे देश भर में लोग बड़े चाव से सुनते हैं, बड़े चाव से देखने के लिए आते हैं। मेरे पास में एवरेज साल भर में 100-125 व्यक्ति रोज आते हैं और पूरे देश भर से 100-150 फ़ोन मेरे पास रोज़ जो है मैसेज, फ़ोन, व्हाट्सएप इस तरह से जो है वो रोज़ आते हैं। मैं लगभग सबको संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ, सबको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अब तक हज़ारों लाखों की संख्या में पूरे देश भर से लोग मेरे से सीधे जुड़े हैं। ये मेरा यहाँ ये मानना है कि यहाँ किसान और गौ भक्त कोई भी आए, कितने दिन रहे, कोई भी ज्ञान प्राप्ति करे। मैं जो है मेरा भागीरथी प्रयास होता है कि जो मैं जानता हूँ वो संपूर्ण सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसके अंदर सर आपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी जो आपने घर में प्लांट लगा रखा है एक तरह से, तो उसके अंदर आप क्या कहेंगे और किसानों को, और आपने इसमें कितनी आप सालाना इनकम कर लेते हैं? बहुत शानदार परमल साहब, आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं पहला किसान हूँ इस प्रदेश का जो मैं प्रधानमंत्री जी की टीम का हिस्सा भी हूँ और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री के भी टीम का हिस्सा हूँ। वो भी बजट से पहले हर साल मुझे सुनने के लिए, मेरे सुझाव लेने के लिए बुलाते हैं और समय समय पे मैं प्रधानमंत्री जी को भी मेरे सुझाव मैंने प्रेषित किए हैं। और मैं आज के समय में सबसे शानदार काम मानता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री जी से भी मैंने कहा कि आप आय दुगनी की बात करते हैं, मैं 10 गुने के रास्ते जानता हूँ। मैं 10 गुने की रास्ते जानता ही नहीं हूँ, रास्तों पे मैं चल भी रहा हूँ। मेरा मानना है कि उसी ज्ञान का बखान किया जाए जिस ज्ञान को आप खुद धारण करे हो, नहीं तो ये कथावाचकों वाली सी बात हो जाएगी। ये कथावाचक जो है 20,000 की ड्रेस और 40 लाख की गाड़ी से उतर के सुखदेव जैसे ऋषि व्यासपीठ पर बैठ कर के उस महापुरुष का वर्णन करना चाहते हैं, उसका चरित्र समझाना चाहते हैं, तो कभी समझ में नहीं आएगा। उन सुखदेव ऋषि का चरित्र समझाना है तो सुखदेव ऋषि की जो वेशभूषा है, सुखदेव ऋषि की जो तपस्या है, उसको ही धारण करना पड़ेगा तो सुखदेव ऋषि समझ में आएगा। तो वैसे ही मेरा मानना है, किसानी भी वो ऋषि परंपरा है, उसको केवल सुन करके, पढ़ करके और कभी कभार खेत से निकल के किसानी का टैग लगा करके नहीं समझा जा सकता। इस धरती की भाषा आनी चाहिए, प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए और गाय के गुण पता होना चाहिए। जैसे पानी, जल, नीर एक हैं, वैसे ही धरती, गाय और प्रकृति एक हैं। गाय है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो धरती है और धरती है तो प्राणी है। इसलिए गाय समझना जरूरी है। मैंने 2014 में मैं अब तक के प्रधानमंत्रियों में दावे से कहता हूँ, इस देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कहता है उसको 100% करने का पूरा भागीरथी प्रयास करता है। होता है या नहीं होता है वो एक अलग विषय हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके ईमानदारी पे मैं सोचता हूँ कि कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। 2014 में इन्होंने इसकी कल्पना की कि उन्नत भारत अभियान जो है, भारत उन्नत कैसे करे। पूरे देश भर के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया
और उसमें उस टीम में मैं भी हिस्सा रहा। तब से लेकर के आज तक जो भी भारत सरकार की जितने भी सेमिनार्स हुई हैं, जो भी आयोजन हुए हैं, जो भी कमेटियां बनी हैं, उन सब का लगभग मैं हिस्सा रहा हूं और समय समय पे मैंने सुझाव दिए। तो मैंने उनसे उस वक्त भी कहा था कि ये भारत जो है उसको समझना है तो गांव समझना पड़ेगा, और गांव बना ही गाय से है। गाय समझे बिना न गांव समझ में आएगा न भारत समझ में आएगा। तो मूल हमारा जो विषय है इस समृद्धिशाली में, ये देश तब तक समृद्धिशाली नहीं होगा जब तक इस देश का किसान समृद्धिशाली नहीं होगा। आप भारत की पूरी हिस्ट्री खंगाल के देखेंगे, पूरी हिस्ट्री का अध्ययन करके देखेंगे तो किसी भी कालखंड में, किसी भी परिस्थिति में कभी किसान भिखारी भीख मांगने वाला रहा ही नहीं। जिस राजा के राज में किसान श्रेष्ठ होता था वो राजा स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाता था। जिसके किसान की दुर्दशा होती थी वो राजा नष्ट हो जाता था। तो किसान सर्वोपरि था। किसान जो है पूरे समाज को, पूरे प्राणी मात्र को पलवित और पोषित करने वाला था। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि उत्तम जीवन पद्धति जो है वो कृषि है, और मध्यम व्यापार है, नीच नौकरी है। नौकरी में सिवाय अपने अलावा किसी की बात नहीं होती है। व्यापार में 3 तरह के लोग होते हैं, जिनको माल बेचते हैं, जिनसे माल खरीदते हैं और स्वयं। लेकिन किसान तो हर प्राणी, हर जीव, हर समाज वर्ग की बात करता है, उनको देने के बाद अपने बच्चों की बात करता है। ऐसा परमार्थी जीवन था भारतीय ऋषि परंपरा का, वो था किसानी, किसान। उसको इन लोगों ने पथ भ्रष्ट करते 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 नेस्तनाबूद कर दिया। और मैं तो कहता हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किसान के घर से गाय गायब की। मैं सरकारों से एक ही बात कहता हूँ कि आप जो है किसान और गाय पे दया नहीं करें। सरकार अपनी नीति ठीक करे, किसान अपनी नीयत ठीक करे, तो ये देश सोने का शेर बन जाएगा। कोई सहायता की जरूरत नहीं किसान को। हनुमान जी की शक्ति और किसान की शक्ति में कोई बेसिक अंतर नहीं है, लेकिन हनुमान जी की शक्ति को एहसास जामवंत जी ने कराया, और किसान की शक्ति के लिए कोई जामवंत आए और अपना काम करें। अब भारत में बहुत सारे इस अभियान में जामवंत बन करके बहुत जैसे मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता आहुति देने में लगे हुए हैं। पूरे देश में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो किसान को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, उसकी सोई हुई शक्ति को जगाने का काम भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। इसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का भी योगदान है और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी योगदान है। दोनों व्यक्ति आज की तारीख में सकारात्मक दिशा में, हो सकता है मैं कुछ लोगों की नाराज़गी होगी, वो सब्सिडी माफ़ नहीं की या लोन माफ़ नहीं किया, वो एक अलग विषय हो सकते हैं। ये पैसे नहीं दिए, ये सुविधाएं नहीं दी। किसान के लिए कोई सुविधाओं की कोई जरूरत ही नहीं, ना माफ़ कराने की जरूरत है। किसान के लिए तो नीति, मैं नीति की बात करता हूँ तो देखो आप कितना बड़ा षड्यंत्र इस देश में 70 साल में हुआ, जिसमें सबसे बड़ा षड्यंत्र का भागीदार इस देश की ये वामपंथ का प्रभाव कांग्रेस पे रहा। दोनों ने मिलकर देश को नेस्तनाबूद करने का काम किया, और सबसे बड़ा काम ये किया कि आज हर चीज की कीमत उसकी गुणवत्ता से होती है, लेकिन दूध की कीमत फैट से क्यों होती है? ये षड्यंत्र नजर नहीं आता देश को। हम कहते हैं, मैं मांग करता हूं, आपके माध्यम से भी करता हूं, बार बार भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों से मैंने मांग की है कि आप हर चीज की कीमत गुणवत्ता से करते हैं तो क्यों दूध की फैट से करते हैं? दूध की आप गुणवत्ता बता दीजिए। भैंस में ये, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गाय के गुण बता दीजिए, आप जो दूध बेचना चाहते हैं उसका गुण बता दीजिए। भैंस के गुण में, दूध में ये गुण है, अमेरिकन गाय के दूध में ये गुण है, बकरी के में ये है, सब बता दें। जो अच्छा लगेगा खरीद लेगा लोग। लेकिन उनको पता है कि ऐसा करते ही गाय पुनर्जीवित हो जाएगी, और गाय जिस दिन पुनर्जीवित हो जाएगी उस दिन किसान में 100 हाथियों का बल आ जाएगा। वो किसी की नहीं सुनेगा, वो अपनी मस्ती से चलेगा। और इसलिए ये सरकारें चाहे कोई भी आए, क्योंकि सब सरकारों को कॉरपोरेट चलाता है, और कॉरपोरेट को सबसे ज़्यादा भय किसान से है। इसलिए अच्छी नीति बनने देते नहीं हैं, और अच्छी नीति नहीं बनती है तो किसान का जो है वो वैसे के वैसे पतन होता जाता है। इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम उम्मीद करते हैं वर्तमान सरकार से कि वो अच्छे रास्ते पे चल रही है, बहुत सारे अच्छे रास्ते काम किए, इसके लिए हम उनको साधुवाद भी देते हैं। सर, सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग के स्रोत हमारे, जब ये भैंस अमेरिकन गायें जब जुगाली करती हैं तो ये मीथेन और सबसे ज़्यादा हानिकारक गैसें निकालती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो देसी गौ माता है। इससे रत्ती भर भी कोई दुनिया का साइंटिस्ट ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा के दिखा दे तो वो कहे, वो इनाम मैं उसको दूंगा। एक बात। दूसरी बात, हमारा पूरा सिस्टम, आपने देखा कि मेरे यहाँ 48 के टेम्परेचर में पंखा और कूलर भी नहीं चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एसी का तो मैं घोर विरोधी हूँ। केवल एक कमरा भारतीय अंग्रेजों के लिए
जो कई बार 48 के टेम्परेचर में तड़पते हैं, तो कभी घंटा आधी घंटा उसको ठंडा करके निकाल लेते हैं, बाकी तो पंखे से आराम से काम चलता है। मेरे कुछ रूम तो ऐसे हैं जिनमें आप पंखा भी नहीं चलाएं और इस 48 के टेम्परेचर में रहें तो आपको कभी एहसास नहीं होगा कि हम 48 और 50 के टेम्परेचर में बैठे हैं। और मेरे यहाँ -4-5 का टेम्परेचर भी जाता है, तो उसमें रात को सोएंगे तो आप एक कंबल में आराम से सो भी सकते हैं। हमने पूरा इसी से नेचर से बनाया है। और नेचर की मैं जहाँ तक बात करूँ तो जर्मन और जापान 2 देशों के साइंटिस्टों का लेटेस्ट रिसर्च है, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी गाय के गोबर की गंध से ही नहीं होती। और मेरा 3 साल का अपना अनुसंधान है कि इस मेरे एटमॉस्फेयर में कोई हानिकारक कीटाणु पनपता है और भूल से गाय के गोबर से लिपी हुई दीवारों पे बैठ जाता है तो वो कभी रोग नहीं फैला सकता। वो अपनी रोग फैलाने की क्षमता को डैमेज कर बैठता है। इसके मेरे पास में 3 साल के पूरे जो है सिस्टम से मैंने पूरी जांच पड़ताल के बाद ये दावे से कहता हूँ मैं। तो इस तरह से मैं आज आपके माध्यम से इस देश के साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं, हमारे कृषि साइंटिस्ट जो हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। वो पथभ्रष्ट हो गए हैं, वो रास्ता भूल गए हैं। वो चाइना जाकर के, वो इजराइल जाकर के इस देश का मॉडल बनाना चाहते हैं, नहीं होगा। आप उनकी नकल क्यों करते हैं? 4 किताबें उन लोगों की लिखी हुई जो है उसको रट करके क्यों एग्जाम देते हैं आप? दुर्भाग्य देखिए आप कि आज हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो किसान 18 घंटे खेत में जो रिसर्च करता है उसको ये मानने को तैयार है, उसको तो अनपढ़ और गंवार कहते हैं। जबकि मैं निवेदन करता हूँ कि ये किसान जो अनुसंधान करता है उसको आप अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करें, प्रमाणित करें और वो किसानों में लागू करें। चाइना का घास, अमेरिका का घास भारत में क्यों उगाना चाहते हैं? नेचर ने नहीं उगाया तो वो काम आप क्यों करना चाहते हैं? हमारे देश में जो घास उगा हुआ है उसकी तुम रिसर्च करें, हमें अवगत कराएं कि इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण नहीं है, तुम्हें ये घास को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ये तो कोई देश का साइंटिस्ट बताता नहीं। अब तक ये अंग्रेजी में गुटर पुटर करते रहे, लेकिन अब जो नई पीढ़ी किसानी की जो आ रही है इसमें गुटर पुटर चलने वाली नहीं है। मेरा किसानों में वैज्ञानिकों से कोई विरोध नहीं, वो हमारे परिवार के, हमारे भाई बंद हम में से निकल गए हैं, लेकिन वो रास्ता भटक गए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस देश के किसान के साथ में मिल करके साइंटिस्ट जो कंधे से कंधा मिला करके किसान के साथ काम करें और किसान के जितने रिसर्च हैं उन अनुसंधानों को अपनी लैब में ले जा करके प्रमाणित करें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो इन्होंने हालत बहुत ख़राब कर दी है। वेटनरी और कृषि विभाग भारत के किसी कालखंड में नहीं थे। इन्होंने 2 काम बहुत शानदार किए हैं। पहला काम वेटनरी ने जो किया वो गाय को आवारा बना दिया, और कृषि विभाग ने जो मिलकर के काम किया वो जो है धरती को बांझ बना दिया। तो ये बहुत गलत काम हुआ है। अब इसको सुधारने की ज़रूरत है। हमारे सब साइंटिस्ट भाई जो हैं हमारे साथ मिलें, हमारे रिसर्च को आगे बढ़ाएं। अब राजस्थान सरकार ने 0 बजट फार्मिंग पे 5 किसानों, मैंने सीएम साहब से निवेदन किया था, लिखित में दिया था। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी बात को स्वीकार करके राजस्थान के 5 जिलों में इसको प्रयोग किया है। अब ये क्या करेंगे, इसका अर्थ क्या होगा कि वही जो ऑर्गेनिक खेती के नाम से मैंने उनके सामने कहा था कि पूरे देश में ये आपकी पूरी मशीनरी बैठी है, आपके होम सेक्रेटरी बैठे हैं, ये सब 100 किसानों की लिस्ट नहीं बना सकते। अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बाद भी जो इनके कहने से जैविक खेती करते हो, इनके अनुसार जैविक खेती करते हो, तो वो क्या वो 0 बजट का हर्ष हो जाएगा? तो ये दुर्भाग्य की बात होगी। 0 बजट का मैंने सरकार से निवेदन किया और आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि 0 बजट फार्मिंग जिन जिलों में 5 जिलों में शुरू हुई है, उन 5 जिलों में जो 0 बजट खेती के जो रोल मॉडल किसान हैं उनके यहाँ उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन किसानों से ही उनका उद्बोधन होना चाहिए। बाकी वही जो जैविक खेती करने वाले, जो बाज़ार में घूमने वाले जो लोग हैं, वही चारे हैं जो सरकार के जो अफसर हैं उनके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा होगा। तो वही 0 बजट का हर्ष होगा जो अब तक जो है जैविक खेती का हुआ। तो ये बहुत सारी बातें हैं। जो आपने कहा कि टूरिज्म की बात, मैं आपसे टूरिज्म की बात ये कहता हूँ कि आप देखेंगे कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में फार्म टूरिज्म डेवलप हो रहा है और इसमें कुछ लंबा चौड़ा सरकार को कुछ करना ही नहीं है। फार्म टूरिज्म के जो सिलेक्टेड जो किसान हैं उनको वो अपने योजना में सम्मिलित कर लें, अपने प्रचार प्रसार में सम्मिलित कर लें, वो अपनी गाइडलाइन में सम्मिलित कर दें कि इस पॉइंट पे ये प्रसार। जैसे अब मेरे यहाँ से आप देखेंगे कि 30-40 किलोमीटर के दायरे में इतनी कुछ चीज़ें हैं कि 1 महीने तक एक टूरिस्ट जो है विजिट नहीं कर पाता। यहाँ डेजर्ट एक से बढ़कर एक है, वास्तुकला है, हमारे किले बावड़ी हैं, हमारे जो हैं नदी नाले हैं, जंगल है, पहाड़ है,
सब कुछ है जो पूरे भारत में देखा जा सकता है, वो केवल अकेली शेखावटी के कुछ हिस्से में देखा जा सकता है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को मानचित्र पे लाए, सरकार आने वाले टूरिस्टों को गाइड करके बताएं और फिर ऐसे किसानों को प्रमोट करें, उनको जो है आगे बढ़ करके उनकी सहयोग करें, तो ये देश का टूरिज्म वापस बहुत जल्दी से जिंदा हो सकता है। मैं कह रहा हूँ जिंदा नहीं, पूरी स्पीड से भाग सकता है, क्योंकि आने वाले टूरिस्टों को शुद्ध खान पान मिलेगा, शुद्ध वातावरण मिलेगा, गांव और किसान और परिवार समझने को मिलेगा। क्योंकि अब परिवार क्या चीज़ है ये लोग समझना चाहते हैं। 4-4 पीढ़ी, आज भी राजस्थान में 2-2, 3-3 पीढ़ी के लोग एक साथ बैठे हैं, उनसे मिल करके वो लोग बड़े आनंदित होते हैं। तो इस परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है, नहीं तो ढरे पे चलेगी तो फिर ढरा तो वही ढाक के 3 पात होंगे। किसान को इन वैज्ञानिकों ने इतना भरमा दिया कि तुम एक ही फसल बोओगे, ये परंपरा हमारी थी नहीं, हमारी तो मिश्रित खेती की परंपरा थी। इसका पूरा विज्ञान है। जो बाजरे की जड़ को जरूरत है वो गंवार को नहीं है, गंवार की जड़ को जरूरत है वो मूंग को नहीं है। इसमें कंपटीशन नहीं था, सहयोग था, एक दूसरे को जो है ये उपलब्ध कराते थे। फिर 4 चीज़ बोएंगे जिसमें 2 चीज़ निकल जाएं तो भी 2 रहती है, खेत खाली नहीं होता है। तो एक तो मिश्रित खेती किसान करे, और दूसरी किसान से मेरा एक व्यक्तिगत आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया के किसानों से मेरा एक निवेदन है कि किसान वो होता है जो अपने किचन का बहुतायात अपने क्लाइमेट, अपनी ज़मीन, अपने पानी के अनुसार लगभग सामान जो है, खाद्य पदार्थ जो है वो स्वयं अपने खेत में जो है उपजाए। अब किसान क्या करता है कि जिससे पूरे खेत में गेहूं बोए तो पूरा खेत गेहूं से भर दिया। अब मुझे बताओ कि एक गेहूं के लिए तो तू ले ले करता है, और आप बाजार में जाकर के मनचाही कीमत दे के आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 10 तरह की 20 तरह की वैरायटी करेंगे तो आपके घर में काम आएंगी, इसके अलावा बेचने में आपको सुविधा रहेगी। क्योंकि गेहूं ही गेहूं तो सब नहीं ले सकते, गेहूं के अलावा जो सामान चाहिएगा तो वो साथ में सामान आपके पास होगा तो पूरा बिक जाएगा। दूसरी किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो मार्केटिंग की है, और मार्केटिंग में बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर हुआ, उसको मैंने तोड़ा है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में 200-250 कपल पूरे देश भर से आते हैं और जो है वो रात को रुकने का किराया देते हैं, सुबह खाने के पैसे का पेमेंट करते हैं, गाड़ी भर के सामान की ले जाते हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक बड़े लोगों में एक मुहिम चली थी, एक बड़े आदमी का जो है एक लक्षण प्रकट हुआ था कि फैमिली डॉक्टर। अब फैमिली डॉक्टर से यदि आप बचना चाहते हैं, आईसीयू में जाने से बचना चाहते हैं और कोरोना जैसे महामारियों से बचना चाहते हैं, तो फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली फार्मर कर लीजिए आप। पूरे देश भर के जितने भी लोग हैं जो खेती प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, वो लोग देश में एक रात एक दिन अपने परिवार के साथ किसान के खेत में जाएं, उसके कार्य को प्रत्यक्ष देखें, तो उनको एहसास होगा कि हमारे देश का किसान किस विषम परिस्थितियों में इस देश की सेवा के लिए लगा हुआ है और वो क्या क्या करना चाहता है। तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ जाकर के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर उसके यहाँ से आप सामान लें, उसी किसान से सामान लें जो गो आधारित खेती करता है, प्राकृतिक खेती करता है, 0 बजट खेती करता है। उससे आप सामान लेते रहें, उसके यहाँ जाते रहें, तो एक आपके घर में मैं दावे से कहता हूँ 25 पैसे की दवा नहीं आएगी। 3 चीज़ें ईमानदारी से नहीं जाती। मेरा गेट कभी वेटनरी का डॉक्टर नहीं खोलता है, कभी मेरे गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश कभी बीमार नहीं पड़ते। 25 पैसे की दवा मैं नहीं जानता हूँ, कभी भी कोई काम नहीं होता, और न मेरी धरती में मैं रोग जानता हूँ। -4 के टेम्परेचर में पपीता और आम का एक पत्ता नहीं जला, ओपन में, ढक कर के नहीं। और ओपन में 48 और 50 के टेम्परेचर में पुदीना का एक पत्ता नहीं जला। हरिया धाना जो है वो हरिया धाना मैंने ओपन में किया है, एक पत्ता नहीं जला इसकी, 48 और 50 का टेम्परेचर पे। तो इसलिए नेचर में जब होंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी हो जाएगी कि कोरोना वोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो जिनके शरीर दुर्बल हैं, जिनका आहार विहार बिगड़ा हुआ है, जो आराम तलब लोग हैं या जो लोग मांसाहारी हैं, ऐसे लोगों का ही विनाश है। बाकी शुद्ध रूप से खाने वाले, प्रकृति में रहने वाले इन लोगों का बाल विवाह का नहीं होगा। इस किसी भी बीमारी से, कोरोना नहीं, किसी से भी नहीं होगा। इसलिए शुद्ध खान पान का स्रोत जो है वो गाय है। गाय से धरती सुधरेगी और धरती से जो है सब कुछ सुधरेगा।
मेरी जो आय के स्रोत जो मैंने बनाए हैं वो मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों के बीच शेयर करना चाहूँगा। मैं देश का पहला किसान हूँ जो किसान की ही कमाई से मैंने खेत में मेरे घास फूस 80% मेरा जो गेस्ट हाउस मेरा जो घर है वो मेरे खेत के मटेरियल से बना हुआ है। और मेरा ये मानना है कि जो घर बनाते वक्त यदि घर के रहने वाले लोगों की पसीने की सुगंध उस घर में नहीं आती है तो वो घर होता ही नहीं है। इसलिए इसमें लेबर का काम हमने मेरे परिवार के सब सदस्यों ने किया और उससे हमने घर बनाया। उस घर में मेरे पास 13 देशों से, भारत के हर कोने से लोग रहने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। उसके बाद में मैं राजस्थान की टॉप नस्ल की गौमाता पालता हूँ, अच्छी नस्ल के नंदी तैयार करता हूँ और उनसे मैं कीमत जो है मेरी मर्जी से तय करके उनकी लेता हूँ। मैं पहला किसान हूँ देश का जो हॉर्स सफारी करता हूँ। हॉर्स की जो है मैं जो अच्छी नस्ल तैयार करता हूँ, उनके घोड़ों को अच्छी कीमत पे बेचता हूँ, हॉर्स सफारी से इनकम करता हूँ। और इसके बाद में जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो अनर्थ हो रहा है, आज भी पूरा देश सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा हुआ है वो प्रोसेसिंग में पिछड़ा हुआ है। किसान मंडी में अनाज बेचने जाता है तो 2 किलो 3 किलो अनाज तो उसकी पार्क में देखने को बिखेर देते हैं। वही अनाज वो ग्रेडिंग करके ले जाएगा और अच्छी तरह से पैक सील करके ले जाएगा तो उसका कट्टा खोलने की किसी की हिम्मत नहीं होगी और उसको मनचाही रेट मिलेगी। तो वो मैंने पूरा सिस्टम कर रखा है। मेरा पूरा अनाज की मैं ग्रेडिंग करता हूँ, फिर उसकी प्रोसेसिंग करता हूँ, मसाले यहाँ तैयार करता हूँ, दालें यहाँ तैयार करता हूँ और डबल कोल्ड प्रेशर ऑयल जो है एकदम ठंडी विधि से तेल तैयार करता हूँ, गाय के बिलोनी का घी तैयार करता हूँ। और ये सब चीज़ें मैं मेरे खुद हम परिवार के सब बच्चे 365 दिन सुबह 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है। सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं तो पूरा घर व्यस्त रहता है। पूरे आने वाले लोग हमारे जो हैं वो हमारे साथ व्यस्त रहते हैं। मेरे पास में पूरे देश भर से जो कुछ लोग खेती सीखने आते हैं वो भी मेरे साथ में 12 घंटे 13 घंटे काम करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। इस तरह से आज इस देश का किसान सब सोचे तो बहुत सारी इनकम जो है उसके रास्ते खुल जाएंगे। मेरी घोड़ियाँ जो हैं शादी ब्याह में जाती हैं, बहुत अच्छे पैसे लेके आती हैं। और मेरी जो गौमाता है वो दूध जो मुझे देती है उससे मैं घी बनाता हूँ। घी के अलावा छाछ का भी मैं बहुत सारी उपयोग करता हूँ और उससे भी मेरी इनकम जो है मैं बढ़ाता हूँ। मैं दूध बेचने में विश्वास नहीं करता, दूध और पूत बेचना मैं एक समान समझता हूँ। इसलिए मैं दूध से भी प्रोडक्ट बनाता हूँ और उनको मेरी मर्जी से बेचता हूँ। मैं वो उत्पादन कभी नहीं बेचता जिसकी कीमत दूसरा तय करे। मैं वही सामान बेचता हूँ जिसकी कीमत मैं तय करता हूँ। किसी कारण से मैं कोई चीज़ नहीं बेच पाता तो मेरी गाय और घोड़ी उनको मैं खिला देता हूँ। मैं कुत्ते बिल्ली खरगोश सब कुछ पालता हूँ और वो सब जीव अपने अपने हिसाब से रहते हैं, सब शाकाहारी है। मेरा कुत्ता चूहा होगा तो पकड़ के बाहर छोड़ दिया, खाएगा नहीं। वो रोज़ गाय की आरती करता है क्योंकि वो गाय का दूध पीता है। तो गाय के लिए जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा यदि गाय समझ में आ जाएगा। तो आप ये सब बातें आप ये देश भर में समझ में आए लोगों को, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किसान है जो अपना इनकम का जो जरिया है उसको कैसे दुगुना या दुगुना नहीं करके बल्कि यूँ कहें कि 10 गुना कैसे कर सकते हैं, उन्होंने पूरी विस्तार से अपन को जानकारी दी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के अंदर भी जैसे जिस प्रकार से जैविक खेती की जाती है वो उस घर में कोरोना कभी दस्तक नहीं देता है। और उन्होंने तमाम जो उपजाऊ ज़मीन के बारे में या फिर यूँ कहें कि एक टूरिज़्म के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी दी है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो तमाम देश के जितने भी किसान भाई हैं वो सभी इसी चीज़ को, इसी पद्धति को अपनाएं ताकि उनका जो आर्थिक जो बैलेंस होता है वो बहुत ही शानदार हो। यहाँ मैंने टूरिज़्म के हिसाब से एक छोटा सा पॉइंट बनाया है। यहाँ देश विदेश से और लोकल बहुत सारे लोग आते हैं। इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम दूसरों को भी इसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को और देखने को मिलती है। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे बच्चों का रहा है क्योंकि वो इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाते हैं और उनके साथ रहने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। और जो हमारे आसपास में किसान हैं उनको भी इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसके साथ साथ में आपने
अलग जो बाहर से आते हैं टूरिज्म उनको और क्या आप ये चीज़ें अलग हट के यहाँ से दे रहे हो जो बाकी बाहर 5 स्टार होटल में नहीं मिल पाती है? वैसे तो यहाँ गाय गो आधारित खेती होती है मेरे यहाँ, उसका खान पान सारा शुद्ध मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ एकदम शांत वातावरण है, तो वो इसको देख के बड़े खुश होते हैं। और जब वो आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें सोच के आते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद में इतने मस्त हो जाते हैं हमारे साथ में। खाना बनाना, बर्तन धोना, किचन का लेके घर का सारा काम में हमारी मदद करते हैं। और जब हम हॉर्स राइडिंग करते हैं, हमारे साथ सफारी में चलते हैं, तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। मैं खुद हॉर्स सफारी करती हूँ और हॉर्स राइडिंग भी करती हूँ, बच्चों को हॉस्टल में सिखाने भी जाती हूँ। जो भी मेरी ये खेती है मैं खुद ट्रैक्टर से खुद करती हूँ। कितनी जगह आपने ये लगा रखा है आपका प्लांट, कितना बीघा मतलब अपनी ये कहें तो? मेरा ये 100 बीघा में है, इसमें 2 ट्यूबवेल कर रखी है। दोनों में जो जितनी भी खेती है गो आधारित होती है, और यहाँ जितनी भी ब्रांडेड जो भी चीज़ें हैं वो बाहर देश विदेश में भी सप्लाई होती है। शेखावाटी का ये टूरिज़्म यूँ कहें कि किसानों की आय को दुगना करने के साथ साथ में उसको और अधिक बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि कृपाराम जी ने ये सिद्ध किया है कि किसान न कि किसान है, जबकि वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट भी है। क्योंकि यहाँ उन्होंने अपने जो 25 बीघा खेत के अंदर जो प्लांट ही इन्होंने टूरिज़्म के हिसाब से जो लगा रखा है, उसी प्लांट के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ से सालाना लगभग 15 से 20 लाख रुपए की वो इनकम करते हैं। ये देखने वाली बात ये होती है कि अगर जो किसान अपनी एक कृषि के ऊपर ही डिपेंड रहता है, वो उसको उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इसके साथ साथ में उसको अलग हट के कार्य करना चाहिए। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कही है इसमें लॉकडाउन की वजह से, और आज वो लॉकडाउन के अंदर जो किसान है वो आत्मनिर्भर के साथ साथ में अपना जो खुद का जो काम है वो भी यहाँ शेखावाटी के अंदर करते दिख रहे हैं। सीकर से सुनील पारमार की रिपोर्ट, DD न्यूज़।